तो जो एरर हैंडलिंग है हम उसे ट्रैक कैच के थ्रू हैंडल कर सकते हैं और उसमें असिंक्रोनस फंक्शन का यूज़ होता है। जैसे कि कोई चीज़ हमें पता है कि ये चीज़ एरर देगी, अब वो एरर देगी तो हम उस फंक्शन में ट्राई में वो चीज़ डाल देंगे, अगर उसके थ्रू हैंडल नहीं होगी तो फिर वो कैच में हमें एक मैसेज फॉर्म में शो कर देगी। तो इस तरीके से हम ट्राई कैच का यूज़ करते हैं। और जो इसमें जो है कॉल बैक होता है जो लीड करता है कॉल बैक हेल्प को, जिससे कि प्रोमिसेस को अवॉइड कर सके, कॉल बैक हेल्प को अवॉइड कर सके प्रोमिसेस के थ्रू। तो ये चीज़ होती है। और असिंक्रोनस का मतलब एंड ऑलवेज रिटर्न टू प्रॉमिस, जो हमारा प्रॉमिस है उस पे हमेशा रिटर्न आए एंड अवेट के कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में, असिंक्रोनस टाइम के बाद में वो चीज़ रन हो जाए। एंड देन एंड कैच, ये प्रॉमिस चेनिंग है। और एक ये स्मॉल सा प्रोग्राम है, इसे थोड़ा आप ट्राई रन कर लेना। इसमें सेट टाइम आउट इक्वल टू कंसोल डॉट टू कॉमा, मतलब 2 सेकंड में के गैप में ये रन हो जाएगा इस तरीके से। और एवरी लूप सिंक्रोनस क्यू। इवेंट लूप क्या होता है? इवेंट लूप डिसाइड विच टास्क रन नेक्स्ट व्हेन कॉल स्टैक इज एम्प्टी, कि कौन सा टास्क नेक्स्ट रन होगा जब तक कॉल स्टैक जो है हमारा वो एम्प्टी या खाली ना हो जाए। अब कॉल स्टैक क्या होता है? कॉल स्टैक वो होता है कि जो एग्जीक्यूट करता है सिंक्रोनस कोड को, लीफ मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में वैल्यू आई थी वो फर्स्ट आउट हो जाएगी, मतलब पहले निकल जाएगी इस ऑर्डर में। तो इसके लिए इस तरीके से ये काम करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हो गया फंक्शन ए बी के अंदर एंड देन फंक्शन बी कंसोल डॉट बी, देन ए का हम आउटपुट लेंगे तो उसमें बी आ जाएगा। बी क्यों आ जाएगा? जो हमने बी को हम प्रिंट ले रहे हैं, सॉरी, अच्छा ए को प्रिंट ले रहे हैं, ए के अंदर अंडर में बी आ गया, देन बी विल रन ए फंक्शन हो गया। जो ये कोड जो है सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन और कॉल स्टैक लीफो का एग्जांपल है, जो कि समझाता है जैसे कि फंक्शन ए जो है और वो उसके सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर है, एंड फंक्शन बी क्लोज ब्रैकेट कंसोल जो हम प्रिंट ले रहे हैं उस चीज़ में जो है क्या 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 हो रहा है। तो ए जो क्लोज ब्रैकेट है वो कॉल होता है, जैसे जेएस इंजन का जो फंक्शन को कॉल स्टैक में डाल देता है, और कॉल स्टैक जो है लीफो होता है, जो हमारा कॉल स्टैक है वो लीफो होता है, और ये जो जेएस इंजन फंक्शन को कॉल स्टैक में डाल देता है। और जो लीफो का मतलब है, कॉल स्टैक लीफो जो होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है, जो लास्ट में आया वो पहले निकलेगा। और जो ए ब्रैकेट क्लोज के अंदर बी कॉल होता है वो अब बी फंक्शन भी कॉल स्टैक में आके ऊपर आ जा उसके ऊपर आ गया है, जो कि फर्स्ट लाइन में है हमारा। तो जो स्टैक है ए बी हो गया है, और ए बी में जो बी है वो हमारा टॉप पे रहेगा, जो ए है वो उसके नीचे रहेगा। जो बी में कंसोल डॉट लॉग बी आया है वो चलता है, तो उसमें बी प्रिंट हो जाता है कंसोल में, क्योंकि हम बी का डायरेक्ट प्रिंट ले रहे हैं। और बी क्लोज ब्रैकेट जब खत्म होता है तो बी स्टैक पॉप हो जाता है। और लीफो के हिसाब से जो लास्ट में आया था वो बी था और वो पहले निकलेगा, और जो ए क्लोज ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा उसके बाद में, क्योंकि अब अ, अभी भी जो स्टैक है वो पॉप हो जाता है और स्टैक फिर एम्प्टी हो जाएगा पॉप होने के बाद में। तो लीफो क्यों बोला? लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब जो फंक्शन सबसे लास्ट में गया वो वहीं सबसे पहली बार आया और फिर निकल गया उसके बाद में। तो और सिंक्रोनस का क्या मतलब होता है? सिंक्रोनस का मतलब होता है कि सिंक्रोनस कोड लाइन बाय लाइन चलता है, और जेएस नेक्स्ट लाइन पे तब तक नहीं जाएगा जब तक कि जो उसकी करंट काम या वैल्यू खत्म ना हो जाए। तो यहाँ जो ए क्लोज है के अंदर बी क्लोज जो है कंप्लीट होने का वेट किया है, और फिर उसके बाद में जो ए क्लोज है, ए क्लोज खत्म हुआ है, फिर कोई ब्लॉकिंग नहीं है और कोई भी वेट नहीं हो रहा है, तो सीधा ऑर्डर में चलता है ये चीज़। एंड सिंपल बताऊं तो ए क्लोज ने बी क्लोज को बुलाया और बी क्लोज ने बी प्रिंट कर दिया, और बी खत्म हुआ फिर एक भी खत्म हो गया है। तो इसमें आई थिंक कोई भी डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे हैं कॉल बैक क्यू की, जो कि एक माइक्रो टास्क है। तो 3 चीज़ें याद रखो आप इसमें, कॉल स्टैक माइक्रो स्टैक क्यू एंड कॉल बैक माइक्रो स्टैक क्यू। तो जो हमारा फर्स्ट कॉल स्टैक होता है, जो भी अभी चल रहा है सबसे पहले खाली होता है, उसे खाली करना होता है या खाली होता है। तो जो माइक्रो स्टैक क्यू होता है वो वीआईपी लाइन है, तो उसमें प्रॉमिस आ जाते हैं, देन आ जाता है, कैच आ जाता है, फाइनल यहाँ जाता है। तो वो जो कॉल बैक है, कॉल बैक माइक्रो स्टैक क्यू,
माइक्रो टास्क क्यू, वो नॉर्मल लाइन है जो कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल और क्लिक इवेंट यहाँ जाते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में रन होगा। तो प्रायोरिटी जो है प्रायोरिटी ऑर्डर जो है कॉल स्टैक खाली होगा, फिर उसके बाद में माइक्रो टास्क पूरा खाली करो। माइक्रो टास्क जो है वो पूरा खाली होगा, पहले कॉल स्टैक खाली होगा, फिर उसके बाद माइक्रो टास्क पूरा खाली हो जाए, फिर उसके बाद में माइक्रो टास्क से एक काम उठाओ जो कि रिपीट होगा। तो माइक्रो टास्क की प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसलिए इसमें जो है प्रॉमिस हमेशा सेट टाइम आउट से पहले चलेगा इसीलिए। और जैसे कि इस कोड में जो दिखाया गया है, सेट टाइम आउट कंसोल 1,0 प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व देन एरो इक्वल्स टू console.log3। तो इस तरीके से इसमें दिया गया है। तो एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, एग्जीक्यूशन इस तरीके से हुआ, जो console.log3 है वो स्टैक में था और थ्री प्रिंट हो जाएगा और स्टैक खाली हो जाएगा। जब स्टैक खाली देख के इवेंट लूप माइक्रो टास्क चेक किया। अब जब माइक्रो टास्क चेक हो गया तो console.log 2 जो है मिला और 2 प्रिंट हो गया। ये माइक्रो टास्क भी खाली हो गया उसके बाद में, क्योंकि प्रिंट जो है वो माइक्रो टास्क है। फिर उसके बाद में अब जो है नॉर्मल वाला जो अभी बताया था कि कॉल बैक, हाँ कॉल बैक वाला जो है अब माइक्रो टास्क के जैसे कह रहे हैं हम, चेक किया, चेक करने के बाद में console.log1 मिला। अब 1 भी प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद में ये किस तरीके से आएगा, 3 2 1 इस तरीके से आउटपुट आएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर है कि किस अकॉर्डिंग ये आउटपुट शो करेगा। जैसे मैं इसमें से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें तो 1 2 3 आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसा मैंने बताया ये उसके अपोजिट इसमें कोड लिखा हुआ है, और जो मैं बता रहा हूँ उसमें 3 2 1 आएगा। तो थोड़ा मैं अपनी तरफ से ही बता रहा हूँ, ये नहीं कि रटी-रटाई चीज़ें सिर्फ़ आपको झाड़ दूँ, या फिर आपको कि ये तो सामने ही लिखा है, अलग एग्ज़ाम्पल दे करके बताते, तो वो चीज़ है। और जो है अगर ईज़िली याद रखने के लिए आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो जेएस जो है सिंगल थ्रेडेड है और एक टाइम पे एक ही काम करती है। तो सिंक्रोनस कोड सबसे पहले कोई वेट नहीं करता, और प्रॉमिस जो है सेट टाइम आउट से पहले, जितने प्रोमिसेस होते हैं सेट टाइम आउट से पहले माइक्रो टास्क या फिर मैक्रो टास्क जो होते हैं, पहले माइक्रो टास्क रन होगा, फिर उसके बाद में मैक्रो टास्क रन होगा। तो इवेंट लूप तभी चलता है जब तक स्टैक खाली हो। और माइक्रो टास्क और मैक्रो टास्क को कभी भी भूखा नहीं मरने दे सकता। इस तरीके से समझ लीजिए कि जो माइक्रो टास्क है वो तो रहेगा ही, और मैक्रो टास्क जो है वो उसके बाद में रन होगा। अगर माइक्रो टास्क खत्म ही ना हो तो सेट टाइम आउट कभी नहीं चलेगा। और बस यही फंडा है इसका, जो स्टैक आ जाएगा, फिर उसके बाद माइक्रो आ जाएगा, फिर मैक्रो आ जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट पे जाते हैं। मैक्रो, बस ये याद रखना, माइक्रो की बात हो रही है तो प्रॉमिस आ जाएगा, मैक्रो की बात हो रही है तो सेट टाइम आउट आ जाएगा। और वैसे नॉर्मली तो स्टैक हो ही गया, जो सिंक्रोनस कोड रन फर्स्ट दिखा रहा है। हाँ ये रहा कोड जो मैं बता रहा था। अब नेक्स्ट डॉम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा है डॉम एंड ब्राउज़र कॉन्सेप्ट्स। तो जो डॉम क्या होता है, डॉम जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। एक मिनट, हाँ, डॉम जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, जो ब्राउज़र को एचटीएमएल को के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें कन्वर्ट कर देता है, और जेएस से हम उन ऑब्जेक्ट को पकड़कर चेंज कर देते हैं। फिर से सुन लीजिए, जो हमारे ब्राउज़र में एचटीएमएल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है, और जेएस से हम उन ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं जो चेंज कर सकता है, और उन्हें सिंपल चेंज करके सिंपल बना सकें। ये डॉम होता है। और इवेंट बबलिंग वर्सेस कैप्चरिंग, इवेंट बबलिंग वर्सेस कैप्चरिंग क्या डिफरेंस है? ये दोनों ही क्लिक इवेंट हैं, जैसे ट्रैवल करने का डायरेक्शन होता है, और बबलिंग जो है डिफ़ॉल्ट होता है, और नीचे से ऊपर चाइल्ड पे क्लिक करो तो पहले चाइल्ड का इवेंट चलेगा, फिर पेरेंट का चलेगा, फिर उसके पेरेंट का चलेगा। बटन क्लिक जब आप करोगे तो बटन जो है प्रिंट, फिर डिव प्रिंट कर देगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और कैप्चरिंग में ऊपर से नीचे होता है, मतलब ऊपर से नीचे का मतलब ऐड इवेंट लिस्टनर है, उसमें थर्ड पैरामीटर ट्रू लगाओ, फिर उसके बाद में डिव पे जो कैप्चर लगाओगे या लगा है तो डिव प्रिंट पहले होगा, फिर उसके बाद में फिर बटन प्रिंट होगा। जो हमारा डिव है वो पहले प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद में बटन प्रिंट हो जाएगा। और जो इवेंट डेलीगेशन जो होता है, उसमें मान लीजिए 100 बटन्स हैं, तो
100 इवेंट लिसनर होंगे या लगाने पड़ेंगे जगह पे पेरेंट डिव पे, तो एक लिसनर लगा दो और ई डॉट टारगेट जब आप दोगे उससे पता चल जाता है कि किसने क्लिक किया है, कि किस टारगेट से क्लिक हुआ है। तो ऐसे कोड में देखें तो कोड इसका हो जाएगा यूएल डॉट एड, एक मिनट ऊपर कर दूँ ज़्यादा विजिबल रहेगा, यूएल डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक कॉमा ई एरो इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट इफ ई डॉट टारगेट टैग नेम और ट्रिपल इक्वल्स टू, जिससे कि डाटा टाइप भी चेक होगा, एल आई, ये हो गया हम किसको टारगेट कर रहे हैं कि क्या क्लिक होगा, उससे वो एल आई के थ्रू पता चल जाएगा। मतलब अलग अलग नाम दिए, एक नाम उनमें से एल आई है जिसके थ्रू पता लगेगा। तो कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट एंड फिर जो ब्रैकेट्स वगैरह वो क्लोज कर लिया, और जिस एल आई पे क्लिक हुआ है वो आपको शो हो जाएगा इससे। और फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा ये है फास्ट है, और बाद में नया एल आई ऐड करोगे तो उन पे भी काम करेगा ये, यही चीज़ है। और क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है? जो क्वेरी सिलेक्टर होता है सीएसएस की तरह ही एक इवेंट सिलेक्टर है, बट सिर्फ पहले वाला जो ये क्वेरी सिलेक्टर है सिर्फ पहले वाला देता है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैशटैग आईडी जब डालोगे तो ये आईडी वाला हो गया, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ब्रैकेट क्लोज डॉट क्लास डालोगे तो ये क्लास वाला पहले दे देगा। और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डिव जब डालोगे तो पहले डिव चल जाएगा। तो सब चाहिए तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज़ करो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो है डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर ब्रैकेट में क्लिक डाल दो, या और कुछ टैब डाल सकते हो आप, ई इक्वल्स टू ब्रैकेट क्लोज। इस एक लाइन का मतलब ये है कि पूरे पेज पे कहीं कहीं भी क्लिक होगा तो ये चल जाएगा अपने आप। एंड क्योंकि बबलिंग से सारे क्लिक डॉक्यूमेंट तक पहुँच ही जाता है। और बबलिंग जो है उसमें जो होता है पहले चाइल्ड चलता है, फिर पेरेंट चलता है, फिर डिफ़ॉल्ट जो भी बचा वो सब चीज़ें। और कैप्चरिंग में पहले पेरेंट शो होगा, फिर उसके बाद में चाइल्ड, फिर उसके बाद में जो आगे की कंडीशन है लगाने पर जो भी ट्रू वगैरह लगाओगे अदर कंडीशंस वो हो जाएंगे। और जो डेलीगेशन होता है, डेलीगेशन में पेरेंट जो होता है एक लिसनर होता है और सारे चाइल्ड हैंडल होते हैं। और जो क्वेरी सिलेक्टर होता है पहले मैच उठा लेता है, और अगर आप ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन यूज़ करते हो तो ये बबलिंग या कैप्चरिंग रोक देता है और आगे इवेंट नहीं जाएगा। और ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जब यूज़ करते हो तो ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट काम होता है वो रोक देगा। और जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो पेज से रिडायरेक्ट नहीं होगा और फॉर्म सबमिट भी नहीं होगा इसके थ्रू, अगर आप ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हो। और बस इतना ही बबलिंग और डिफ़ॉल्ट है, और बाकी डेलीगेशन तो परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होता है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो 11th में आ जाते हैं ना, दिस की जो है वो क्या होती है, कैसे होता है। तो दिस की को एक्सप्लेन करते हैं। जो दिस कीवर्ड होता है, दिस रिफर्स टू ऑब्जेक्ट दैट इज कॉलिंग फंक्शन, एक ऑब्जेक्ट को रिफर करता है जिससे कि फंक्शन को कॉल किया जाता है। और अगर इसको समझा जाए, दिस जो फंक्शन को कॉल कर रहा है और दिस उसी को पॉइंट करता है। इजी लैंग्वेज में ये हो गया, और कन्फ्यूजिंग है बट ये इजी भी है। जो इसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, अकेले कंसोल डॉट लॉग दिस जो लिखो तो ब्राउज़र में जो है विंडो ऑब्जेक्ट मिलता है, मतलब विंडो पे शो हो जाएगा। और स्ट्रिक्ट मोड में मोड या नॉट जीएस में अनडिफाइंड या और कर्ली ब्रैकेट दिखा देगा। ऑब्जेक्ट के अंदर नॉर्मल फंक्शन है, तो उस टाइम पे जो दिस होता है, एग्जांपल के लिए कोड कौन सा है इसका, ऑब्जेक्ट नेम शो कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट शो जेएस। तो जो डॉट के पहले जो है वही दिस है, मतलब डॉट से पहले जो लिखा हुआ है ये वो दिस हो गया। और यहाँ जो है ऑब्जेक्ट डॉट शो जो है वो कॉल हुआ है, तो दिस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट, और इसीलिए दिस डॉट नेम इक्वल्स टू जेएस हो गया। तो एरो फंक्शन सबसे कंफ्यूजिंग होता है। एरो फंक्शन में जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है, तो एरो फंक्शन की बात कर लेते हैं। एरो फंक्शन में दिस कैसे यूज़ होता है। जो एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन का अपना दिस नेम होता है, जे अपने पेरेंट से दिस उधार लेता है। और यहाँ पेरेंट ग्लोबल है, पेरेंट जो है ग्लोबल है, और ग्लोबल में नाम नहीं है, इसीलिए वो अनडिफाइंड शो हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल में नाम होना चाहिए था। और नॉर्मल और एरो में क्या डिफरेंस हो जाएगा? जो नॉर्मल वाला होता है, जैसे यहाँ कोड है ऑब्जेक्ट डॉट टू, एक मिनट ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट टू नेम जेएस शो वन कर्ली ब्रैकेट कंसोल डॉट लॉग
दिस और शो टू एरो कंसोल डॉट लॉग दिस नेम। तो ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन, और नॉर्मल फंक्शन का जो दिस कॉल के टाइम डिसाइड होता है कि एरो का दिस जहाँ बनता है वहीं पे फिक्स हो जाता है। और जो मीन्स क्या कहता है एरो फंक्शन, ये दिस वर्सेस नॉर्मल फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन सॉरी वो एरो ऊपर था ना, तो वो एरो फंक्शन था, ये नॉर्मल है। तो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू नेम जेएस शो कर्ली ब्रैकेट कंसोल, इसके थ्रू जिसका यूज हो जाएगा कंसोल कॉन्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट शो, जिससे कि जो हमारा फंक्शन है वो शो हो जाएगा। और जो जब आप एफ एन शो रन करोगे तो आपको ये अनडिफाइंड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एफ एन कॉल करते टाइम डॉट डॉट के पहले ही कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि डॉट जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो तो उस टाइम पे डॉट के पहले कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। तो ये एक कह सकते हैं स्ट्रिक्ट मोड है, जिसके थ्रू दिस लॉस हो गया है और अब दिस अनडिफाइंड मोड में शो होगा आपको। और कुछ इजी रिमाइंडर्स के लिए देख लेते हैं कि दिस कॉल पे डिपेंड करता है, और कैसे कॉल किया वो मैटर करता है, ये चीज़ मैटर करती है। और एरो का अपना दिस नहीं है और पेरेंट से लेता है। और नॉर्मल फंक्शन का दिस जो होता है वो डायनामिक होता है, हर कॉल पे बदल सकता है। और मेथड कॉल में अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन एरो दिस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट करते हैं तो बस ये याद रखो कि नॉर्मल फंक्शन और कॉल देख के दिस डिसाइड होता है और एरो बनाते टाइम ही फिक्स हो जाता है। तो ये चीज़ है। और नेक्स्ट जो है अपना 12th ES6 प्लस फीचर्स। तो इसमें देखते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट या अरे वैल्यू निकाल के डायरेक्ट वेरिएबल में डाल दो। मतलब ऑब्जेक्ट या अरे कुछ भी है, अरे में से वैल्यू निकाल के और डायरेक्ट वेरिएबल में डाल दो, तो ये होगी डिस्ट्रक्चरिंग। जैसे कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट, जो कि हम बोल सकते हैं डिक्शनरी से, तो नेम गोपाल एज 25, फिर उसे कॉन्स्ट नेम कॉमा एज इक्वल्स टू यूज़र बना दिया, जिससे कि उसे पता चल गया जब हम नेम प्रिंट करवाएंगे तो वो गोपाल दे देगा। इस तरीके से काम करता है। और बार बार यूज़र डॉट नेम लिखने से यूज़र डॉट एज ये नेम या एज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और डायरेक्ट आप नेम या कुछ भी लिख करके उसे कॉल कर सकते हो। तो ये चीज़ हो जाती है। और टेम्पलेट लेटरल्स का यूज़ ये होता है कि जब आप बैक ट्रिक यूज़ करो तो स्ट्रिंग के अंदर डॉलर या फिर वेरिएबल जो होता है डाल सको। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप वेरिएबल्स को डाल सकते हो, उसमें कोई मतलब कि आपको बार बार स्ट्रिंग हटाना, वो इन्वर्टेड कॉमा हटाने लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ हो जाती है। कॉन्स्ट मैसेज इक्वल्स टू हेलो एंड यूज़र, ये मतलब एग्जांपल हो गया, जो कि इन्वर्टेड कॉमा में इसमें जो है स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल जोड़ना इजी हो जाता है। और मॉड्यूल्स जो होता है, मॉड्यूल्स को अलग फाइल्स में बनाते हैं। अलग फाइल्स में इसलिए बनाते हैं कि हर फाइल का अपना स्कोप होता है, ग्लोबल या ग्लोबल पॉल्यूशन नहीं होता है। जो ऑप्शनल चेनिंग होती है वो नेस्टेड प्रॉपर्टी सेफ तरीके से एक्सेस करवाती है कि मान लीजिए यूज़र डॉट एड्रेस क्वेश्चन मार्क डॉट सिटी, अगर एड्रेस नहीं होता तो एरर एरर ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, एड्रेस नहीं होता तो एरर नहीं होता, तो ये अनडिफाइंड दे देता या अनडिफाइंड देगा। और यूज़र डॉट एड्रेस सिटी एरर देगा अगर एड्रेस अनडिफाइंड है, और लगाओ तो सेफ होगा। और डिस्ट्रक्चरिंग जो होती है वो एक क्लीन कोड और कम लिखना पड़ता है उसमें। और जो टेम्पलेट लेटर्स होते हैं वो स्ट्रिंग को रीडेबल बना देते हैं, और मॉड्यूल से जो होते हैं कोड को रीडेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड बना देते हैं। ऑप्शनल चेनिंग जो होती है एरर से बचाने के लिए यूज़ होती है कि एरर ना आए। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोटाइप एंड इनहेरिटेंस। इन प्रोटोटाइप और इनहेरिटेंस क्या होता है पहले समझते हैं। प्रोटोटाइप क्या होता है? हर ऑब्जेक्ट का एक पेरेंट होता है जिससे वो प्रॉपर्टीज उधार लेता है या फिर बोरो करता है, उस पेरेंट को प्रोटोटाइप बोलते हैं। और प्रोटोटाइप चेन क्या होगी? प्रोटोटाइप चेन मतलब प्रॉपर्टी नहीं मिली तो जेएस पेरेंट में ढूंढता है, जेएस पेरेंट में ढूंढता है अपने, फिर उसका पेरेंट में नल तक जाता है, तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट का पेरेंट यूजर डॉट प्रोटोटाइप है, टाइप हो जाता है, हो जाएगा।
अब यहाँ पे प्रोटो का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट का लिंक यूज प्रोटोटाइप से, और जो कोड है, कोड में ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करो तो प्रोटो पुराना आ जाएगा। और फंक्शन कंस्ट्रक्टर, ये एक पुराने तरीका है फंक्शन कंस्ट्रक्टर। तो इसे तो आप थोड़ा देख करके समझिए, फंक्शन कंस्ट्रक्टर का ये कोड समझ लेते हैं। तो फंक्शन डॉट यूजर नेम कर्ली ब्रैकेट जिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम जो है हर ऑब्जेक्ट में बनेगा, और यूजर डॉट प्रोटोटाइप डॉट से ही फंक्शन क्लोज और कर्ली ब्रैकेट रिटर्न ही दिस डॉट नेम जो है एक बार बनता है और सब शेयर कर लेते हैं इसी को ही। और कॉन्स्ट u1 इक्वल्स टू न्यू यूजर, जो न्यू यूजर है उसे ऐड करेंगे। तो गोपाल मान लीजिए हमने ऐड किया, तो यूजर डॉट से ही जब कॉल करेंगे तो उसमें ही गोरखपाल आ जाएगा, ये वो ही कह रहा है यूजर से, इस तरीके से। और ES6 क्लास क्या होता है, ये एक नया तरीका हो गया कंस्ट्रक्टर की जगह ये यूज़ करने का। तो इसमें जो है क्लास यूजर कंस्ट्रक्टर नेम दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम ब्रैकेट क्लोज एंड से ही रिटर्न ही प्लस दिस डॉट नेम, यहाँ पे नेम यहीं से ही आ जाएगा। और जब से क्लोज करेंगे तो कंस्ट यूजर टू न्यू यूजर गौरव, मान लीजिए हमारा न्यू यूजर जो है वो गौरव है, तो से U2 से ही ब्रैकेट क्लोज, तो ही गौरव प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो यही तरीका, और इसका सिंटैक्स थोड़ा माना कि टिपिकल है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही समझ आएगा। क्लास कुछ नया नहीं है, बस प्रोटोटाइप का एक सुंदर वर्जन है जो क्या कहते हैं, सिंथेटिक बना देता है। और मान लीजिए एक कहाँ गया कोड, नीचे एक और कोड होगा 13 पे कोड फंक्शन यूजर नेम, हाँ ये है तो ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर जो है इसका कोड देख लेते हैं। तो इसमें जो है अगर u3 डॉट एज और u4 डॉट एज दोनों में 20 ही होगा, क्योंकि क्योंकि जो यूजर डॉट प्रोटोटाइप है उसे एक ही बार बनाया जाता है एंड अगेन यूज़ किया जाता है इसलिए। और क्यों, क्योंकि आगे प्रोटोटाइप पे U3 और U4 दोनों सेम एज शेयर कर रहे हैं और मेमोरी बचाते हैं उसके थ्रू। और हर ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप होता है और प्रोटोटाइप चेन नल पे ख़त्म होती है, और मेथड्स प्रोटोटाइप पे रखो और हर इंस्टेंस में कॉपी मत बनाओ। और ये चीज़ें ध्यान रखने की है जो मैं बता रहा हूँ, क्लास इक्वल्स टू प्रोटोटाइप ही है, और नया इनहेरिटेंस मॉडल नहीं है कोई। बस याद रखो JS में इनहेरिटेंस प्रोटोटाइप से होता है और क्लास सिर्फ लिखने का आसान तरीका है। चलिए थोड़ा सा और बचा उसे कवर कर लेते हैं। ये लेक्चर जो है मैं रात में 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा आलस आ रहा है। बाकी फिनिश करते हैं और उसके बाद में ये अपलोड के बाद में नेक्स्ट आपको MongoDB या फिर रिएक्ट वगैरह का मिल जाएगा लेक्चर, तो उसे भी अच्छे से देखना और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से रखिए और इंटरव्यू क्रैक कीजिए अच्छे से। मेमोरी एंड परफॉर्मेंस। अब मेमोरी एंड परफॉर्मेंस क्या है इसके अंदर समझ लेते हैं। गार्बेज कलेक्शन क्या हो गया, JS खुद ही मेमोरी साफ़ कर देता है। मीन्स मान लीजिए आपने एक कोड लिखा, लेट ए इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू आपने दे दी 1 और ए इक्वल्स टू नल डाल दिया, तो अब जो है ए बी का कोई ओनर नहीं है और GC GC जो है गार्बेज कलेक्शन जो है इसे उठा लेगा, और जिसका रेफरेंस नहीं बचा और उस JS उसे मेमोरी से हटा देता है, क्योंकि उस चीज़ का रेफरेंस ही नहीं है तो उसे रख के क्या करेगा। मेमोरी लीक क्या होता है, मेमोरी खाली नहीं हुई क्योंकि किसी ने रेफरेंस पकड़ रखा है। किसी थ्रू रेफरेंस अगर पकड़ा हुआ है तो मेमोरी खाली नहीं होगी, जैसे कि इस नीचे कोड में देख सकते हैं, लेट अरे इक्वल्स टू इसका ब्रैकेट सेट इंटरवल इन कर्ली ब्रैकेट सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट एरो इक्वल्स टू अरे डॉट पुश न्यू अरे 1000 और ये टाइम इंटरवल दे दिया। फिर हर सेकंड मेमोरी बढ़ती रहेगी। मीन्स कॉमन कॉजेस ये है कि ग्लोबल वेरिएबल इवेंट लिसनर नहीं हटाया गया है, जो इसका ग्लोबल वैल्यू इवेंट लिसनर है वो नहीं हटाया गया है, और क्लोजर ने बड़ी चीज़ पकड़ ली है, और टाइमर जो है क्लियर नहीं है कि कब तक रन होगा। तो ये चीज़ है। और डिबाउंसिंग एंड थ्रोटलिंग। डिबाउंसिंग जो है यूज़र रुक जाए तब काम करो, जब यूज़र रुक जाता है उस टाइम पे काम करो। सर्च बार के लिए बेस्ट है, और यूज़र टाइप कर रहा है और वेट करो, और जब 300 मिली सेकेंड हो जाए
तब तक टाइप नहीं किया और एपीआई कॉल कर दो, ये है इसका मतलब। डिबाउंसिंग हो गया। एंड नेक्स्ट थ्रोटलिंग। थ्रोटल क्या होता है? फिक्स टाइम पे एक बार स्क्रॉल या रिसाइज के लिए बेस्ट है। और यूज़र स्क्रॉल कर रहा है और हर 200 मिलीसेकंड में एक बार फंक्शन चलाओ और बीच वाली जो भी चीज़ें हैं उन्हें इग्नोर कर दो। इस चीज़ के लिए थ्रोटलिंग यूज़ होता है। थ्रोटलिंग का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है, आप देख लेना। जहाँ चाहे कितनी बार बुलाओ, मैं जो है फिक्स इंटरवल में ही चलूँगा, इसका मतलब ये है थ्रोटल का मतलब। और रिमूवल ऑफ इवेंट लिसनर यूज़ करो या पेज पे ऑटो क्लियर हो जाए। जब बटन डॉट इवेंट लिसनर करोगे तो इससे इवेंट रिमूव हो जाएगा, या यूज़ करो पेज को क्लोज करके और ऑटो क्लियर हो जाएगा अपने आप ही। अब जीसी क्या होता है? जीसी ऑटोमेट है और तुम्हें डिलीट नहीं करना पड़ेगा, मतलब जीसी अपने आप डिलीट कर देगा। मेमोरी लीक ऐप स्लो कर देता है और डिबाउंस जो है सर्च इनपुट के लिए होता है एंड थ्रोटल स्क्रॉल या रिसाइज के लिए बेटर होता है। अब नेक्स्ट जो है 15 पे कॉमन जो है इंटरव्यू टास्क होते हैं उसको देख लेते हैं। रिवर्स स्ट्रिंग के लिए बोल सकता है, तो रिवर्स स्ट्रिंग के लिए कोड लिखना होगा। तो आप ये हल्का सा है, थोड़ा दिमाग में रख लेना। कॉन्स्ट रिवर्स डॉट स्ट्रिंग, सॉरी कॉन्स्ट रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल्स टू एस, एस की जगह और कुछ भी ले सकते हो, स्ट्रिंग के लिए एस रेफर किया हमने। तो एरो इक्वल्स टू एस डॉट स्प्लिट रिवर्स जॉइन रिवर्स स्ट्रिंग हेलो, तो हेलो का रिवर्स होकर के आपको आ जाएगा। और स्ट्रिंग जो है अरे को रिवर्स कर रही है, फिर वापस स्ट्रिंग करते रहिए। रिवर्स नंबर जो है रिवर्स नंबर का पूछता है, तो आप कोड लिख सकते हैं कॉन्स्ट रिवर्स नम इक्वल्स टू एन एरो नम नंबर नंबर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग ऑफ एन डॉट एस रिवर्स नम। तो इसके थ्रू आपको नंबर का रिवर्स मिल जाएगा। नंबर को स्ट्रिंग बनाओ, फिर रिवर्स करो और वापस नंबर बना दो। डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट्स रिमूव करने हो तो उसके लिए डुप्लीकेट्स, तो इसका कोड हो जाएगा कॉन्स्ट यूनिक इक्वल्स टू अरे एरो ट्रिपल डॉट न्यू सेट अरे यूनिक डाल दोगे। जो भी आपके अरे है यूनिक के अंदर डाल दी तो आपको वो यूनिक वैल्यूज़ निकाल करके दे देगी। खुद ही डुप्लीकेट नहीं रखता है और फास्टेस्ट तरीका है ये डुप्लीकेट्स को रिमूव करने का और यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड करने का। ये कुछ फिक्स्ड मेथड हैं, इनको जो है आपको याद ही करना पड़ेगा, ये नहीं है ये आप सीख लो ऐसा कुछ कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट जो है मैक्स या मिन फाइंड करने के लिए कोड कॉन्स्ट मैक्स इक्वल्स टू अरे एरो इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स डॉट डॉट अरे। तो सेम यही मिन के लिए, जब आप मैक्स डालोगे मैक्स फाइंड करने के लिए तो आपको उसमें से मैक्स दे देगा। इसी तरीके से मिन फाइंड करना चाहोगे तो मिन मिल जाएगा। और स्प्लिट से अरे के सारे एलिमेंट्स निकाल दो और इस तरीके से हो जाएगा। काउंट फ्रीक्वेंसी काउंट का जो कोड है कॉन्स्ट इक्वल्स टू अरे और एरो इक्वल्स टू अरे डॉट रिड्यूस ए कॉमा वी। इसे रिड्यूस कर लेंगे ए कॉमा वी में, और रिड्यूस का तो फंडा मैंने ऊपर बताया ही था। ए स्क्वायर ब्रैकेट वी इक्वल्स टू यही ऊपर वाले ही कोड आ गया, ए इन इसमें वी इन स्क्वायर ब्रैकेट मॉड्यूलस 0 प्लस 1। इसका मतलब ये हो गया मिला तो प्लस 1 हो जाएगा, नहीं मिला तो क्या कहते हैं, मिल गया तो प्लस 1, नहीं मिला तो 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में इसे रिटर्न कर दिया गया है। और फ्रीक्वेंसी जब आप इसमें डालोगे 1 2 3 तो आपको दे देगा कौन सा नंबर कितने बार आ रहा है, वो फ्रीक्वेंसी काउंट करके आपको रिटर्न कर देगा। इस तरीके से काम करता है। और रिड्यूस से ऑब्जेक्ट बनाते जाओ और हर जगह वैल्यू का काउंट बढ़ाते जाओ, इस तरीके से काम होगा। फिबोनाकी का कोड देख लेते हैं। फिबोनाकी का तो और इजी है। फॉर लूप से देख लेते हैं। वैसे में तो ऊपर देख लिया था रिवर्स वगैरह वाले में, तो उस तरीके से हो सकता है, ये भी तरीका है। तो कॉन्स्ट फिब डुप्लीकेट काउंट फ्रीक्वेंसी हो गया, ये रहा फिबोनाकी। तो फिबोनाकी का जो कोड हो जाएगा नेक्स्ट, पहले से समझ लेते हैं। सिंपल फंडा इसका ये होता है फिबोनाकी में, नेक्स्ट इक्वल टू सम ऑफ प्रीवियस 2, मतलब पहले के 2 का सम नेक्स्ट के इक्वल होना चाहिए। तो कॉन्स्ट फिब इक्वल्स टू एन एरो, उसके अंदर लॉजिक आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, लेट ए इक्वल्स टू 0 बी इक्वल्स टू 1 आ गया। तो फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0 एंड आई लेस देन एन होना चाहिए, जो एन नंबर हम दे रहे हैं, और आई प्लस प्लस फिर उसके बाद में ए कॉमा बी को बी कॉमा
ए प्लस बी के कर देंगे, जिससे कि जो हमारा फिबोनाची का लॉजिक है कि नेक्स्ट वैल्यू जो है सम ऑफ टू प्रीवियस आ जाएगा और रिटर्न कर देंगे ए को जिसमें हम अपनी वैल्यू रख रहे हैं। तो फिब ऑफ 8 डालेंगे तो 21 रिटर्न कर देगा इस तरीके से। और दो वेरिएबल से आगे बढ़ते जाओ और रिकर्सन से बेटर रहेगा ये करना, अगर आप कर सकते हो तो। पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम जो है, जैसे मान लीजिए पैलिंड्रोम 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 आगे पीछे से ट्रू होना है। हाँ, आगे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, दोनों तरफ से सेम ही होना चाहिए, चाहे आगे से लिख लो चाहे पीछे से लिख लो, एक जैसा ही वो पढ़ा जाएगा, एक जैसा ही होगा। इस चीज़ को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। इसका कोड काफ़ी ज़्यादा आसान है। कॉन्स्ट इस पैलिंड्रोम डाल करके इक्वल टू स्ट्रिंग जिसको आप चेक कर रहे हो, एरो एस ट्रिपल इक्वल टू विद डाटा टाइप चेक हो जाएगा, एस डॉट स्प्लिट डॉट रिवर्स डॉट जॉइन हो गया। फिर इस पैलिंड्रोम में पास करके, या किसी आप ऑनलाइन कंपाइलर चलाते हो उसमें कंसोल डालना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट रन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका चेक हो जाएगा। 1 to 1 डालोगे तो आपका ट्रू आ जाएगा, 1 to 5 डालोगे तो आपका फॉल्स आ जाएगा। और इस पैलिंड्रोम में मैडम फॉल्स देगा, क्योंकि जो अगर आप स्ट्रिंग को लोअर केस में कर रहे हो, कर दो पहले सारे इसको लोअर केस में कर दोगे तो ट्रू देगा। अगर आपने मैडम लिख रहे हो और आपने एम कैपिटल में और लास्ट वाला एम स्मॉल में डाला तो किस सेंसिटिव होता है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। और स्ट्रिंग रिवर्स जो होता है स्प्लिट रिवर्स जॉइन इस फंडे पे काम करता है। और सेट जो होता है एक यूनिक वैल्यूज़ के लिए होता है। और मैथ डॉट मैक्स मिन प्लस स्प्लिट मैक्स या मिन निकालने के लिए इजी तरीका है। और रिड्यूस जो है काउंटिंग और ग्रुप के लिए बेटर है। एंड फिबोनाची जो है लूप यूज़ करता है, रिकर्सन स्लो हो जाता है उससे। और बस इतना ही प्रैक्टिस कर लो, इंटरव्यू में 90% कोडिंग क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। चलिए ठीक है। Thank you so much for watching my YouTube channel Comedy का पिटारा by Gopal. Stay tuned to watch another videos and you can suggest me to make next lectures. What topic should I consider to make next lecture, and what type of things should I explain in next lecture? Thank you so much. Please subscribe my channel.